हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में इस बार आ सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं ये हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस साल भी इन क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, ताकि अगर आपको एग्जामिनेशन में जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये देखने को मिले तो आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्टों में डिवाइड करा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। ये इसका पार्ट 1 रहेगा और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसे मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी देख लेना। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी और आप आसानी से अपना पेपर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन जो होता है, कई बार जो होता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आपको इसको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ तक विद्यमान है? तो इसमें यही बताना है कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और क्या भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, तो इसकी विशेषताएं बतानी है आपको। तो इसमें और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बट ये एक ही क्वेश्चन है, बट इन्होंने अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, लेकिन इनका आंसर जो है वो एक ही है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, जो भी मतलब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। तो इसमें इसको आंसर को लिखने से पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनका थोड़ा अर्थ जान लेते हैं। तो पहला है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पर विकास पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ है, जहां पर सारी सुविधाएं अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे वहां सड़कें तो हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी बनी नहीं है, मतलब बिजली तो है लेकिन पूर्ण रूप से भी सभी जगह बिजली उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं होती है जहाँ पर अभी विकास जो है पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और दूसरा हमने देख लेते हैं, दूसरा है विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था वह होती है जहाँ पर सभी चीजें जो होती हैं वो उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि वहाँ के रोड बहुत सही होते हैं, वहाँ बिजली की सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहाँ पानी की सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहाँ एक डेवलप कंट्रीज में होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अगर अब आपसे पूछूं कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था में आएगा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें अभी उपलब्ध नहीं है। हम धीरे धीरे उन सब चीजों तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे हम विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी हम विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि हाँ, भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। फिर आपको नीचे इनकी विशेषताएं बतानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे विशेषताएं लिखी हुई है। पहली विशेषता होती है एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की न्यूनता। जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था होती है वहां पे जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय होती है उनकी न्यूनता होती है, वो कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी का अभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव जो है वो कम होता है। पूंजी का अभाव कम होता है इसलिए तो वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर पूंजी हमारे पास ज्यादा होगी, हमारे देश के पास ज्यादा पूंजी होगी, तो हम धीरे धीरे बहुत सारा विकास कर लेंगे और हम भी जल्दी से एक विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएंगे। तो एक पूंजी का अभाव भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कृषि की प्रधानता परंतु खराब दशा। जो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर जो ज्यादातर जो कार्य होता है वो कृषि होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में पहले तो बहुत ज्यादा कृषि की जाती है, अब धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि जैसे हम डेवलप होते जाते हैं हमारी कंट्री, तो धीरे धीरे हम कृषि कम हो रही है। लेकिन फिर भी 50% से ऊपर जो हमारा कार्य है वो कृषि पर निर्भर है। तो एक जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसकी ये विशेषता होती है कि वहां पर जो है ज्यादातर लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं, लेकिन कृषि कार्य का भी पूर्ण रूप से अच्छा नहीं चल पाता, इसलिए कृषि की प्रधानता और खराब दशा, ये इसका तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं औद्योगिक पिछड़ापन। जो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर जो औद्योगिक होता है उसका एक पिछड़ापन होता है। वहां पर जो उद्योग होते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होते कि उन बहुत ज्यादा वो चीजों को डेवलप कर रहे हो
और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अभी जो उद्योग होते हैं ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में वो बहुत पीछे की तरफ होते हैं एक विकसित देशों की तुलना में। तो हमारा चौथा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी। जो एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर बहुत अधिक संख्या में बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे कि आपने भारत में भी देखा होगा कि बहुत अधिक संख्या में बेरोजगारी पाई जाती है भारत में भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ज्यादा सोर्स नहीं है, पूंजी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो रोजगार के सोर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए बेरोजगारी जो है बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं, विदेशी व्यापार में कम भागीदारी। एक जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था होती है उसकी विदेशी व्यापार में कम भागीदारी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर की कंट्रीज जो है इंडिया में आती हैं, अपनी कंपनियां खोलती हैं और यहाँ पर बिजनेस करती हैं अपना, लेकिन इंडिया की बहुत ऐसी कम कंपनियां होंगी जो कहीं अन्य देशों में जाकर व्यापार करती होंगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ज्यादा डेवलप नहीं है। अगर हम किसी चीजों को बनाते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ जाती है उस चीजों पे। अगर हम अदर कंट्री में जाकर उसे सेल भी करेंगे तो कोई लेगा नहीं उसे, या बहुत कम लेगा। तो इसलिए भी हमारा जो विदेश का जो व्यापार होता है एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का, वो बहुत कम होता है। तो इसका ये अलग पॉइंट था। अब देख लेते हैं इसका सातवां पॉइंट क्या है, पुरानी तकनीक का प्रयोग। एक अल्पविकसित जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पर पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास ज्यादा सोर्स नहीं होते कि हम अन्य देशों से भारी मतलब कि ज्यादा पैसे देके तकनीक खरीद सके। तो हम हमारे पास जैसी तकनीक होती है उस तकनीक का ही हम प्रयोग करके चीजों को डेवलप करते हैं ताकि हम उसी से ही धीरे धीरे अपना जो है विकास कर सके। तो इन सब पॉइंटों के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की ये सारी विशेषताएं होती हैं, और ये सारी विशेषताएं जो है भारत के संदर्भ में हम इन्हें कह सकते हैं कि हाँ, ये सब चीजें भारत में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और ये सारी जो इसकी विशेषताएं ये भारत में भी विद्यमान है। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए क्या कारक उत्तरदायी हैं? कृषि उत्पादकता को सुधारने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं? तो इसमें आपको ये बताना है कि जो भारत में कृषि की जाती है वो बहुत, उसकी जो उत्पादकता है वो बहुत ज्यादा कम है। तो उसके कारण बताना कि ऐसा क्यों है और सरकार ने इनको सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं या करने चाहिए, उनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, वो भी थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसलिए मैंने वो लिख रखा है। बाकी क्वेश्चन ये एक ही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका निम्न उत्पादकता के कारण। पहला कारण है भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। जो कृषि भूमि होती है उस पर जनसंख्या का जो भार होता है बहुत अधिक हो जाता है, तो इसलिए भी जो उसकी उत्पादकता है वो कम हो जाती है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई भूमि है उस पर कम श्रमिक की रिक्वायरमेंट है या वहां पर कभी कम श्रमिक को लगाना है, लेकिन वहां पर ज्यादा अधिक श्रमिक हो जाती है, जनसंख्या ज्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं, तो वहां पे उसकी उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसका जो पहला कारण था कृषि की निम्न उत्पादक का होने का। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, कुशल मानव शक्ति का अभाव। अब क्या हो गया कि पहले तो लोगों के पास जानकारी होती थी कृषि कैसे की जाती है और क्या क्या कार्य उनके लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो ऐसे श्रमिक जो है बहुत कम मात्रा में हो गए हैं जो ये सब चीजें जानते हो कि कृषि पर कैसे कार्य किया जाए, कैसे कृषि को अच्छा बनाया जाए। तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छे श्रमिक की जो है उपलब्धता है वो कम हो गई है, तो इसके लिए भी कृषि की जो उत्पादकता है वो निम्न हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूमि पर लगातार कृषि। भारत में क्या होता है कि जो कृषि होती है वो एक भूमि पर लगातार की जाती है। जैसे कि अभी 6 महीने कोई किसी ने किसी चीज की खेती की, गेहूं की, उसके बाद किसी और चीज की, तो लगातार भूमि पर कृषि करने से उसकी उत्पादकता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर बात करें अदर कंट्रीज की, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ समय के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता है खेती करने के बाद, ताकि उसकी जो उत्पादकता है वो बनी रहे। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा नहीं है, तो इसलिए कृषि की यहाँ पर निम्न उत्पादकता इस कारण से भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, खेतों का लघु आकार। जो भारत में जो खेत हैं उनका जो आकार है वो कम है, तो इसके कारण भी उसकी जो उत्पादकता है वो निम्न हो गई है, कम हो गई है। ऐसा इसलिए लघु आकार इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि परिवार का बंटवारा वगैरह हो जाता है,
तो उनका जो खेत वगैरह है वो भी बढ़ जाते हैं। तो खेत जो है वो छोटे आकार में आ जाते हैं, लघु आकार में आ जाते हैं, और वहां पर खेती करना इतना आसान नहीं होता, सारी चीजें वहां पर डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक कारण है कृषि की निम्न उत्पादकता का। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं अल्प मात्रा में भूमि सुधार। जो सरकार द्वारा भूमि सुधार किए गए थे या जो भी किए जा रहे हैं वो भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसके कारण भी जो कृषि जो श्रमिक होते हैं उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इसलिए भी जो कृषि भूमि की जो उत्पादकता है वो कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं साख सुविधाओं का अभाव। इसका मतलब ये है कि वैसे तो सरकार बोलती है कि किसानों को हम ऋण उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो अच्छी मात्रा में बीज खरीद सके और जो भी सुविधाएं होती है मशीनरी वगैरह कृषि कार्य के लिए उनको खरीद सके, लेकिन उनको जो साख है, जो ऋण है वो अच्छी तरह मतलब मिल नहीं पाता, जिसके कारण भी क्या होता है कि जो कृषि की उत्पादकता है वो कम होने लगती है। तो ये भी इसका एक कारण था। नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि सेवाओं का अभाव। कृषि सेवाओं का अभाव इसका मतलब भी यही है कि जो कृषि कार्य के लिए जो भी जरूरत चीजें हैं उनका भी किसानों के पास अभाव है, जिसके कारण भी कृषि की उत्पादकता जो है वो निम्न है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत विधियां। कृषि कार्य को करने के लिए अभी भी परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पुराने हल वगैरह होते थे उस टाइप का खेती की जाती है। तो इसलिए भी जो इसकी उत्पादकता है कृषि की वो कम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख लेते हैं उर्वरकों का अभाव। उर्वरकों इसका मतलब यही है कि जो कृषि कार्य के लिए खाद वगैरह बनाते हैं कि खेती अच्छी तरह से हो सके, उसमें कीड़े वगैरह जो भी चीजें हैं वो ना लगे, तो उर्वरकों का अभाव भी किसानों के पास होता है, कृषकों के पास होता है, जिसके कारण भी जो कृषि की उत्पादकता है वो कम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव। अभी बहुत सारी कंट्रीज में नए नए उपकरणों द्वारा कृषि की जाती है, तो ऐसे उपकरणों की अभी भारत में कमी है, जिसके कारण भी अभी भारत में जो कृषि की उत्पादकता निम्न है। तो इसका ही नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट है उत्तम बीजों का अभाव। भारत में जो है वो अधिक मात्रा में जो बीज का प्रयोग किया जाता है वो बहुत कम पैसों वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक पैसों वाले जो बीज होते हैं वो किसान उस चीज को खरीद नहीं पाते, जिसके कारण वो उनकी जो खेती है वो भी कम हो पाती है। तो ये भी इसका एक कारण है कृषि की एक निम्न उत्पादकता का कि बीज जो उत्तम बीज होते हैं उनका अच्छी तरह से उन्हें कोई खरीद नहीं पाता ताकि अच्छी खेती हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई का अभाव। अभी किसानों के पास जो है भारत में वर्षा पे निर्भर रहना पड़ता है कि जब वर्षा होगी, जब उनकी खेती बाड़ी में मतलब कि वर्षा होगी तो उन्हें जब भी फायदा होगा। तो सिंचाई का अभाव भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में जो कृषि की उत्पादकता है वो कम है। तो ये जो मैंने भी ये पॉइंट बताए सारे ये कृषि की उत्पादकता कम होने के कारण है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या कारण है। तो ये मैंने खाली पॉइंट बताए हैं। आपको एग्जाम में क्या होगा कि इनके आगे आपको ये हेडिंग डालकर अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझाया है उस तरह के आपको ये लिखना होगा 2-3 लाइनों में इसकी हेडिंग डालकर। तो ऐसा ना सोचो कि आपको खाली ये इतना ही लिखना है, जो मैंने एक्सप्लेन करा है उस तरह भी आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिख सकते हो। अब देख लेते हैं कि भारत में कृषि उत्पादकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, उनके पॉइंटों के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। किसानों को ये चाहिए कि वो पुरानी तकनीक छोड़कर नई तकनीकों की तरफ आए। सरकार से कहें कि हम उन्हें ऋण उपलब्ध कराए अच्छी मात्रा में ताकि वो मशीनरी वगैरह खरीद सके और नई चीजों का विकास कर सके कृषि कार्यों के में भी, ताकि उनकी जो उत्पादकता है वो ज्यादा अधिक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है भू सुधार कार्यक्रम। सरकार को चाहिए कि भू सुधार कार्यक्रम लागू करे। वैसे तो सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम किसानों के लिए लागू कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करके सरकार को किसानों के लिए भू सुधार कार्यक्रम लागू करना चाहिए ताकि उनकी जो खेती बाड़ी है वो अधिक मात्रा में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंचाई सुविधाओं का विकास। सरकार को किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास भी करना चाहिए और किसानों को सरकार पे डिपेंड ना होकर खुद भी इन कार्यों में पहल करनी चाहिए। कैसे वो अपनी जमीन पे पानी की व्यवस्था करे और कैसे वर्षा पर निर्भर ना रहा जाए। तो दोनों को ही चाहिए कि वह कैसे मतलब कि प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व कर सके, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो किसान आसानी से अधिक मात्रा में जो है वो
खेती करके डेवलप कर सकते हैं, जो कृषि की जो निम्न उत्पादकता है उसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, साग उपलब्ध करना, मतलब कि सरकार को जो है वो साग ऋण है उसको कम कीमतों पर किसानों को उपलब्ध कराना। क्योंकि बहुत सा आपने देखा होगा कि किसान जो है वो ऋण ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, लेकिन कई कारणों से वो उसे चुका नहीं पाते। तो सरकार को ये चाहिए कि बिना मतलब कम ब्याज पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराए, ताकि वह अपने जो भी कृषि कार्य से संबंधित जो भी चीजें हैं उन चीजों को खरीद सके। इससे क्या होगा कि उनकी जो कृषि उत्पादकता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कैसे निम्न उत्पादकता को बढ़ा जाए। क्योंकि जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा था कि लघु मतलब कि किसानों का जो आकार है जमीन का वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करके क्या होगा कि जो जमीन का बंटवारा गया होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो किसानों के पास अधिक जमीन रहेगी, जिस जमीन पर वो आसानी से खेती कर सके और सारी सुविधाएं जो है उसे उपलब्ध होंगी। तो अधिक मात्रा में खेती करके अच्छी फसल उगा सकता है और अपनी जो भी चीजें हैं उनको कर सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट है इसका। तो इसमें मैंने 5-6 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट बताए हैं, इनको आप देख सकते हैं और जो भी मैंने आपको बताया उसे समझकर आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। इसमें भी आपको यही करना है कि पॉइंट डालकर थोड़ा आपको लिखना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था। और ये ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं है, आपने देखा होगा कि ये जो पॉइंट बताए हैं इसमें आपको आप आसानी से अपने लिख सकते हैं इसमें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारकों की चर्चा कीजिए, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के सुझाव दीजिए। तो इसमें आपको यही बताना है कि भारत में कौन कौन से कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं और कैसे हम इनको कम कर सकते हैं, उसके बारे में सुझाव देना है। तो देख लेते हैं हम अपना आंसर। इसका पहला कारण है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि है उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर में क्या होता है कि अधिक संख्या में जो है वो बच्चे पैदा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर अधिक संख्या में बच्चे पैदा होंगे तो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा अधिक होने लगेगी। जो उच्च जन्म दर इसका पहला कारण है भारत में जनसंख्या वृद्धि का। नेक्स्ट कारण है निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर में क्या होता है कि पहले स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो कोई बीमार होता था, अगर उसका ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज जो है वो संभव नहीं था, तो अधिक संख्या में लोग मर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध होने लगी लोगों के पास, तो मृत्यु दर जो है धीरे धीरे कम हो गई। तो अगर मृत्यु दर कम होगी तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वो है वो बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण यही है कि मृत्यु दर जो है उसमें कमी आ गई है, वो कम हो गया है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा एवं असमानता, अज्ञानता। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा कारण है कि लोगों के पास अशिक्षा है, जिसके कारण कि वो जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निर्धनता। निर्धनता भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। वो इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि जो भी उनका बच्चा होगा उनसे उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। जितनी अधिक संख्या में वो बच्चे पैदा करेंगे उससे ज्यादा उतना ज्यादा ही उन्हें आने वाले टाइम में उनके परिवार में वो योगदान देंगे आय के रूप में। तो आय के रूप में देखते हैं कि मतलब बच्चा पैदा होगा वो कमाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जागरूकता की कमी। लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण भी जनसंख्या अधिक है। लोगों के पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि क्या चीज उनके लिए सही है क्या नहीं है। तो सरकार धीरे धीरे डेवलप कर रही है कि पॉलिसी भी बना रही है सरकार कि कैसे जनसंख्या को कम किया जाए उसके लिए, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है शरणार्थियों का आगमन। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक ये अलग कारण है कि शरणार्थी, मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में अन्य देशों से लोग आ जाते हैं, बस जाते हैं भारत में, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लोग प्लान वगैरह कर लेते हैं और भारत में आ जाते हैं। तो इसलिए भारत में जो है अधिक संख्या हो जाती है। तो ये सारे कारण थे, 6 कारण जनसंख्या वृद्धि के सारे कारण हैं। वैसे तो बहुत और भी कारण हैं, बट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कारण लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये तो खाली हेडिंग थी, आप अपनी लैंग्वेज में इनके आंसर हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को जो कम कैसे किया जाए, उसके क्या सुझाव हैं उसके बारे में।
तो पहला है देर से विवाह। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए ताकि जो लोग विवाह करेंगे वो देर से विवाह हो। उससे होगा कि जो उनकी उनमें लोगों में समझ आ जाएगी कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो देर से विवाह में क्या होगा कि जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा। लोगों में जैसे कि शिक्षा नहीं है कि उन्हें अधिक संख्या के उन्हें खाली महत्व दिखाई देता है, लेकिन उनमें शिक्षा की कमी है कि क्या क्या उनके कारण हो सकते हैं कि जिससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है कि अधिक बच्चे पैदा करके मतलब क्या क्या उनको हानियां भी हो सकती हैं। तो उनको शिक्षा नहीं होती, तो उनका शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। सरकार को ये सब चीजें बतानी चाहिए और लोगों को भी उन चीजों को समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। सरकार को चाहिए कि वो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराए ताकि उनको ये ना रहे कि उनका ही बच्चा उन्हें मतलब कि उनकी देखभाल करेगा और कोई उनका नहीं है। तो सुविधाएं उपलब्ध होगी तो लोगों में विश्वास रहेगा, जिसके कारण वो अधिक संख्या में बच्चे पैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में आपका ये पॉइंट आता है कि लोगों को ये डर रहता है कि बुढ़ापे में उनको देखने वाला कौन होगा। इसी के कारण वो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं कि अगर आने वाले टाइम में जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी हेल्प कर सके कोई उनका बच्चा। तो उनमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। तो सरकार को चाहिए कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा जाए कि पेंशन वगैरह की आपको मिलेगी, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है आपको। तो सरकार को आगे आना चाहिए और इन सब चीजों पर अपनी राय रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्त्री वर्ग को समानयुक्त स्थान। जो स्त्री वर्ग है उसको हमारे देश में अभी भी पिछड़ा माना जाता है, लेकिन सरकार और लोग चाहिए कि वो उनको समान समझे। तो इसके कारण भी क्या होगा कि जनसंख्या धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मनोरंजन की सुविधाएं। लोगों के पास मनोरंजन की सुविधाएं होनी चाहिए और लोगों को मतलब खाली एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो माइंड है वो किसी न किसी चीज में लगा होना चाहिए, वो सुविधाएं होनी चाहिए ताकि उनको वो सब अलग चीजों में उन चीजों में ध्यान न दे, अपना काम करे और अपना जो भी मनोरंजन का कार्य है उसे करे। तो इसका ये पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक विकास। लोगों में आर्थिक विकास की कमी होती है, तो सरकार को चाहिए कि आर्थिक विकास करे धीरे धीरे ताकि जो लोगों की सुविधाएं हैं वो पूरी हो सके और उन्हें किसी चीज की कमी ना रहे। अगर उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी तो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा नहीं करेंगे। उन्हें पता रहेगा कि हाँ चलो कोई नहीं, एक दो बच्चे हैं, ये भी उनके लिए बहुत ही सही है, तो वो चीजों को समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में भी यही है कि सरकार को एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि एक परिवार में अधिकतर मतलब बच्चे पैदा करने की संख्या इतनी होगी। तो परिवार नियोजन में ये सब चीजें आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट थे जिसके कारण हम जो भारत में जो अधिक संख्या हो रही है, जनसंख्या हो रही है, इसको हम नियंत्रण में ला सकते हैं। कारण बहुत है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कारण लिखे हुए मैंने आपके सामने, आप इन्हें एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। और ये तो खाली हेडिंग थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप अपनी लैंग्वेज में इनको थोड़ा लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है इस क्वेश्चन से लेके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत में नियोजन को सफलता प्राप्त हुई है, क्या आप इस कथन से सहमत है? ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताना है कि जो नियोजन होता है वो क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, और भारत में जो नियोजन हुआ इसके आप ऐसा मानते हैं कि हाँ जो सारी सुविधाएं हैं वो सब अच्छा हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन इनका आंसर एक ही होगा, लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ देते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या होता है। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, कि आने वाले समय में सरकार जनता के लिए क्या क्या प्लानिंग करती है, कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, किस किस राज्य में क्या क्या कमियां हैं, उन चीजों को कैसे पूरा करा जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा दिया जाएगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना पैसा दिया जाएगा, या डेवलपमेंट अस्पताल खोले जाएंगे, कितने स्कूल खोले जाएंगे। उन चीजों की प्लानिंग जो होती है वो या हमारा जो होता है कि नियोजन, की आने वाले समय में कैसा नियोजन क्या हो, उसको ही हम नियोजन कहते हैं। तो नियोजन के उद्देश्य अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप बहुत सारे उद्देश्य अपने आप बता दो कि स्वास्थ्य सुविधाएं और ये सब सेवाएं उपलब्ध होती है। तो लेकिन हम अपने देख लेते हैं
पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है जो नियोजन में आते हैं। तो नियोजन का पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है आय का समान वितरण। तो होता है क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत कम लोगों के पास बहुत कम पैसा है। तो जो ये आय का वितरण है, सरकार ये चाहेगी कि जो आय का वितरण है ये धीरे धीरे समान हो जाए, ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो, उनकी जो आय है वो भी समान हो। किसी की मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमा रहा है और कोई बहुत ज्यादा कम। तो आय का समान वितरण नियोजन का पहला उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक विकास। इसमें क्या होता है, आर्थिक विकास सरकार देखती है कि आने वाले टाइम में उन्हें क्या क्या आर्थिक विकास करने, कहाँ कहाँ पुल बनाने हैं, कहाँ कहाँ उन्हें सड़कें बनानी है। तो ये आर्थिक विकास, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है नियोजन का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अधिकतम उत्पादन और उच्चतम जीवन स्तर। जो उत्पादन होता है, किसी भी चीज का उत्पादन हो, जरूरी नहीं वो कृषि का हो या कोई उद्योग का हो, सभी चीजों का उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, लोगों का जो स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये भी नियोजन की एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अधिकतम कल्याण। लोगों का अधिकतम कल्याण करना, ये सर नियोजन में प्लानिंग की जाती है कि कैसे लोगों तक सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है वो आसानी तक उनसे पहुंच जाए, उनका कल्याण हो सके। तो ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य जो होता है वो होता है पिछड़े क्षेत्रों का विकास। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जैसे शहरों में क्या होता है कि यहाँ पर तो लोगों के पास सुविधाएं होती हैं, पानी की, रहने की, खाने की, बिजली की, बहुत सारी सुविधाएं होती है। लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़े इलाके, पिछड़े जिले होते हैं, इलाके होते हैं जहाँ पर ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध हो नहीं पाती हैं। तो सरकार की मंशा यही होती है कि जहां तक हो सके पिछड़े इलाकों तक भी ये सब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन सब की प्लानिंग भी नियोजन में की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवसर में समानता। सरकार ये चाहती है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि सरकार केवल एक ही पक्ष के बारे में सोचे कि केवल इन्हीं पक्षों को फायदा हो। नहीं, सरकार ऐसे ना सोचे। सरकार ये सोचती है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। उसके लिए वैसे ऐसी नीति बनाती है, ऐसी प्लानिंग करती है नियोजन में कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूर्ण रोजगार। सरकार अपनी पॉलिसियों में, अपने नियोजन में ये चाहती है कि सभी को पूर्ण रोजगार मिले, ताकि उन्हें दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, या उन्हें मतलब यही होता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं और उनकी जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इससे सरकार को भी घाटा होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है उसका जो श्रम है, उसकी जो शक्ति है, श्रम शक्ति है, वो कहीं लगेगी नहीं, तो हमारे देश में विकास जो है वो कम होगा। तो सरकार भी ये चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले, वो भी उनकी जो सुविधाएं, उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। तो सरकार यही चाहेगी कि सभी को पूर्ण रोजगार मिले। तो इसका ये एक पॉइंट था। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नैतिक स्तर में वृद्धि। सरकार जो है वो नैतिक स्तर में वृद्धि करने की भी प्लानिंग करती है कि सभी व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति नैतिकता हो, उसकी भी वृद्धि हो। इसलिए भी सरकार प्लानिंग करती है, अपने दृश्य में इसकी घोषणा करती है। नेक्स्ट हमारा है अपराधों से बचाव। सरकार ये चाहती है कि जो सभी लोग हैं वो अपना स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो इसके लिए वह चाहती है कि जो भी हमारे देश में जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, चोरी डकाती जी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब चीजें ना हो। इन पर भी सरकार प्लानिंग करती है कि क्या क्या जनता को उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुरक्षा। लोगों में सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें डर नहीं होना चाहिए कि कोई उन्हें उनका जो अवसर है उनसे छीन ले। तो ऐसी लोगों में असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, उनमें सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। तो सरकार का ये भी एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता। सभी व्यक्तियों समान सामाजिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, सारे पॉइंट जो हैं वो एक नियोजन के उद्देश्य होते हैं कि कैसे सरकार प्लानिंग करे कि इन पे काम कर सके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर क्या है? आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? इसमें आपको ये बताना है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं तथा आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं, और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में आपको बताना है।
तो यहाँ पे मैंने और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन सबका आंसर वही एक ही है। ये एक्चुअली एग्जामिनेशन में थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे गए क्वेश्चन है जो पिछले साल के हैं, तो मैंने सोचा आपको इनको दिखाना चाहिए ताकि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसे कर सके। तो हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक विकास क्या होता है, जब लोगों के जीवन के स्तर में दीर्घकालीन वृद्धि होने लगती है तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। और नीचे है आर्थिक समृद्धि का अर्थ। आर्थिक समृद्धि वह होती है जब राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होने लगती है। तो ये दो अलग अलग परिभाषाएं थी अलग अलग पॉइंटों की। अब हम जान लेते हैं दोनों में अंतर। जो मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूँ ये मैं किसी अर्थ के आधार पर बताने जा रहा हूँ, मतलब कि जैसे कि पहला पॉइंट है अर्थ, तो मैं अर्थ के आधार पर बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे कि आप अगर एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो आप अपने जो आपका पेपर है उसको 3 डिवाइडों में, मतलब भाग में बांट सकते हैं, 3 कॉलम में। तो सबसे पहले कॉलम में आपको यही लिखना है कि किसके आधार पर आप उसे मतलब अंतर करना चाह रहे हो। जैसे कि पहला आप अर्थ लिखोगे अर्थ के आधार पर, फिर दूसरा जैसे पॉइंट है कि निर्भरता के आधार पर। तो इस टाइप से आपको लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अर्थ के आधार पर इन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर कि जो आर्थिक समृद्धि होती है वो लोगों के जब लोगों की आय में और राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होने लगती है तो ये आर्थिक समृद्धि कहलाता है। और जो आर्थिक विकास होता है वो लोगों के जीवन स्तर में जब दीर्घकालीन सुधार होने लगते हैं तो ये आर्थिक विकास कहलाता है। तो अर्थ के आधार पर तो आपका ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है निर्भरता। जो आर्थिक समृद्धि होती है वो किसी पे निर्भर नहीं करती, वो स्वतंत्र होती है। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है वह आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करता है। तो ये इनमें अंतर है, दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर देख लेते हैं अवधारणा के आधार पर। जो आर्थिक समृद्धि होती है उसकी जो अवधारणा है वह आपकी मात्रात्मक है, मतलब छोटे रूप में होती है। लेकिन जो आर्थिक विकास है उसकी जो अवधारणा है वो आपकी गुणात्मक रूप में होती है, मतलब बड़े लेवल पे होती है, विस्तृत रूप में होती है। तो इसका तीसरा कारण था। चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण है जनसंख्या के आधार पर। तो जो आर्थिक समृद्धि होती है उसको जनसंख्या आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती है, और जो आर्थिक विकास होता है उसको भी ये जनसंख्या प्रभावित करती है। ये दोनों को प्रभावित करती है जनसंख्या। तो ये इसका ही चौथा अंतर था। पांचवा अंतर है कीमत के आधार पर देख लेते हैं। जो आर्थिक समृद्धि होती है उसका कीमत से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो कीमत आर्थिक समृद्धि को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन आर्थिक विकास को कीमत प्रभावित करती है, क्योंकि अगर कीमत बढ़ेगी तो लोगों के जीवन स्तर में नीचे आएगा, लोगों का जीवन स्तर, तो उसे प्रभावित करती है। तो ये पांचवा पॉइंट था। छठा है आय का वितरण। जो आय का वितरण है ये आर्थिक समृद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जो आर्थिक विकास है उसको आय का वितरण प्रभावित करता है। तो ये मैंने 6 पॉइंट बताए थे। ये आपको सबसे पहले पॉइंट लिखना है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया दूसरे कॉलम में आर्थिक समृद्धि, फिर तीसरे कॉलम में आर्थिक विकास। तो उस तरह से आपको ये लिखना है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन है कि कैसे लिखें और मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को। तो ये इसके अंतर थे। अगर आपको और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उस पर पूछ सकते हैं। मैं आपको मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा भी दूंगा कि आपको कैसे लिखना है, तो उसकी कोई आप चिंता ना करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि वे कौन कौन से कारक हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो आर्थिक विकास मतलब वही होता है कि जब लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगता है, लोगों के पास सारी सुविधाएं हो जाती है, तो उसको कौन कौन सी प्रभावित चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब यही है कि अगर हमारे देश में या किसी भी देश में संसाधन उपलब्ध होंगे प्राकृतिक जो होते हैं, तो उस देश का आर्थिक विकास जो है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसे किसी देश पे अन्य देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वो सारी सुविधाएं उसके देश में खुद ही उपलब्ध होगी। जैसे कि बहुत सी कंट्रीज में आपने देखा होगा कि तेल की वो बहुत से तेल होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब और बहुत सी अदर कंट्रीज हैं जहाँ पर तेल की भरमार है, तो बहुत ज्यादा कंट्री वहाँ पे डेवलप हैं, तो वहाँ प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता जो है वो अधिक है। तो प्राकृतिक संसाधन ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण। जिस देश में अधिक पूंजी निर्माण होगा वहां पर जो है वो अधिक मात्रा में आर्थिक विकास होगा, ये भी एक प्रभावित करता है इसे।
नेक्स्ट है तकनीकी विकास। जिस देश में अधिक तकनीक होगी वहां अधिक विकास होगा, क्योंकि अच्छी तकनीक से, जैसे कि कृषि में भी अच्छी तकनीक प्रयोग की जाती है तो वहां पर अच्छी मात्रा में फसल उगाई जा सकती है, तो अधिक मात्रा में अच्छी तकनीकों का प्रयोग होगा। तो वो भी निर्भर करता है आर्थिक विकास पर, कि तकनीक, जिस तरह की तकनीक होगी उस तरह का उस देश का आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट है विज्ञान और तकनीकी विकास। इसमें यही है कि बहुत से जो देश हैं, जैसे कि मान लो कोई बीमारी आ गई या कुछ चीज हो गई, तो बहुत सी जो देश हैं वो उन चीजों का अधिक, उनके पास वैज्ञानिक होते हैं तो उन चीजों का वो इलाज ढूंढ लेते हैं या किसी भी चीज को डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसे देश जो है वो, उनका जो आर्थिक विकास है बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है धार्मिक तथा रूढ़िवादी विचारधारा। इसका मतलब यही है कि अगर किसी देश में धार्मिक, रूढ़िवादी ये सब चीजें होती हैं तो वहाँ उस देश का आर्थिक विकास जो है वो हो नहीं पाता, क्योंकि उनका जो विचार है वो उन्हीं चीजों में उलझा रह जाता है। वह विकास की तरफ सोच ही नहीं पाता कि हमें देश के लिए क्या करना है और लोगों के लिए क्या करना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में लोग उपभोग करेंगे या चीजें खरीदेंगे तो उतना ही देश में चीजों को डेवलप किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में आती है जिसकी आर्थिक विकास प्रणाली जो होती है उसमें बहुत सारी लोगों के पास सुविधाएं उपलब्ध जाती है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए, ये मैंने खाली आपको हेडिंग बताई है, अपनी अपनी लैंग्वेज में उसमें लिख सकते हैं अगर आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गए हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में तो मैंने खाली आपको केवल 5 पॉइंट बताए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है। तो आने वाली वीडियो में आपको मैं और ज्यादा क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम 3rd ईयर के, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपका कोई भी अभी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको।